Hello and welcome everyone to the Formula Institute. Myself Sachin Kumar and we are going to discuss about the previous year question paper of the manufacturing process BTech 5th semester based on the AQ syllabus. So let's start. तो देखिए हम लोग क्या कर आज हम लोग जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है उसको हम लोग थ्रू देखेंगे. ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, आप एक क्वेश्चन जो है आपका फ्लैश होगा आपके स्क्रीन पे और आप क्या करोगे, पॉज कर उस क्वेश्चन को रीड करोगे, खुद से सॉल्व करने की कोशिश करोगे, उसके बाद जो मैं सॉल्यूशन करवाऊंगा उसके ऊपर आओगे. क्लियर है? इससे आपका क्या होगा, एक कॉन्सेप्ट आपका बिल्डअप होगा. चलिए देखते हैं हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ. ठीक है, जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, उसे आप लोग रीड कीजिए. वो क्या लिखा हुआ है कि द पैटर्न यूज्ड फॉर द मास प्रोडक्शन इज, द पैटर्न यूज्ड फॉर मास प्रोडक्शन इज. ठीक है, ऑप्शन में है मैच प्लेट पैटर्न, स्प्लिट पैटर्न, स्केलेटल पैटर्न एंड सिंगल पीस पैटर्न. ठीक है, अब देखिए यहाँ से सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए कि पैटर्न क्या होता है. ठीक है, तो मैंने जितनी भी क्लासेज ली हैं आपकी, इसमें बहुत अच्छे तरीके से कास्टिंग उस चीज़ को डिस्कस किया गया है. ठीक है, आप क्वेश्चन को पहले अच्छे से रीड कर लो, खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो, उसका सॉल्यूशन पे आते हैं. ठीक है, चलिए सॉल्व कर लिया अभी तक. देखते हैं पहला क्वेश्चन. अब देखिए सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट है वो है हमारा पैटर्न का, कि पैटर्न क्या है. ठीक है, तो पैटर्न क्या है, पैटर्न हमारा जो कास्टिंग हमें तैयार करना है, जिस तरह का मटेरियल मुझे फाइनली एज ए कास्ट चाहिए, उसी शेप का, मतलब एग्जैक्ट नहीं होता मगर उसी का रेप्लिका होता है. ठीक है, क्या होता है, बिल्कुल हूबहू उसके, मतलब टू द पॉइंट उसका नहीं होगा, है ना. आप उसको ये नहीं बोल सकते वो एग्जैक्ट वैसा ही है, वैसा नहीं होता, लेकिन क्या होता है उसी का रेप्लिका होता है. ठीक है, जैसा हमें कास्टिंग चाहिए. तो ये जो पैटर्न, ये पैटर्न लाते किस लिए हम, ये पैटर्न इसलिए लाते हैं क्योंकि हम अगर उसके अंदर क्या कुछ मॉडिफिकेशन करना हो, जैसे मैंने बताया है कि जब हम किसी को क्या सॉलिडिफाई कर रहे होते हैं, जब लिक्विड से जब उसको हम सॉलिड बनाएंगे तो उसके अंदर क्या आएंगे, कुछ ना कुछ क्या आएगा, चेंजेज आएगा. क्या जितना लिक्विड का वॉल्यूम है, क्या सॉलिड का वॉल्यूम उतना ही रहेगा? बिल्कुल नहीं. उसके अंदर क्या आएंगे, कुछ ना कुछ सॉलिडिफिकेशन, श्रिंकेज आएंगे. ठीक है, तो और अदर फैक्टर्स आते हैं. तो सारे फैक्टर्स को हम लोग कंसीडर कर एक पैटर्न को तैयार करते हैं. ठीक है, तो पैटर्न के अंदर क्या होगा, रेप्लिका होगा कास्टिंग का विद सम मॉडिफिकेशन. उसमें तो कुछ ना कुछ क्या होंगे, डायमेंशनल चेंज होंगे. यहां से क्लियर हो गया कि पैटर्न क्या होता है. क्वेश्चन पे आता है, क्या कह रहा है कि द पैटर्न यूज फॉर द मास प्रोडक्शन. तो पैटर्न जो मास प्रोडक्शन के लिए यूज हो रहा है. ठीक है, इसे आपके बहुत सारे पैटर्न दिए हुए हैं, जैसे मैच प्लेट पैटर्न, स्प्लिट पैटर्न, स्केलेटल पैटर्न एंड द सिंगल पीस पैटर्न. अब ये सोचिए कि पैटर्न डिफरेंट तरह का क्यों है. पैटर्न डिफरेंट तरह का इसलिए है क्योंकि हम जो ऑब्जेक्ट जो कास्ट तैयार करने जा रहे हैं, वो कास्ट हमारा क्या होगा, डिफरेंट शेप का होगा. हो सकता है एक कास्ट हम जो तैयार करें वो बिल्कुल स्मॉल शेप का हो, बिल्कुल सिंपल, एक हमारे क्या हो, बिल्कुल सिंपल एक आपका क्यूबाइड शेप का हो, या ये भी हो सकता है कि वो बिल्कुल कम्प्लेक्स शेप का हो. ठीक है, तो एग्जैक्ट हम लोग करते क्या हैं, हम जब एक मॉल्ड बनाते हैं, हमने क्या करते हैं, जब मॉल्ड क्रिएट करते हैं, ठीक है, मान लीजिए इसके अंदर मैंने क्या किया, एक मॉल्ड क्रिएट किया है. तो मॉल्ड क्रिएट करने के लिए क्या करते हैं, इसके अंदर एक पैटर्न को, है ना, इसके अंदर पैटर्न को रखते हैं और उसके बाद इस पैटर्न को निकालने के बाद जो कैविटी क्रिएट होती है उसमें मोल्टेड मेटल को पोर करते हैं. तो अब देखिए अगर ये बहुत ही कम्प्लेक्स शेप का रहेगा तो क्या इस पैटर्न को निकाल पाएंगे, नहीं निकाल पाएंगे. लेकिन अगर ये बहुत ही आसान शेप का रहेगा, बहुत ही ईजी शेप का रहेगा, तो इस पैटर्न को क्या कर सकते हैं, हम लोग निकाल सकते हैं. क्लियर है आपको? देखिए इसी बेस पे क्या होता है, एक होता है सिंगल पीस पैटर्न. तो सिंगल पीस पैटर्न जो आपका है, क्या आपका सिंगल पीस पैटर्न. तो ये सिंगल पीस पैटर्न क्या है, बहुत ही सिंपल कास्टिंग तैयार करना, उसके लिए यूज किया जाता है सिंगल पीस पैटर्न. ठीक है, तो आपको नहीं लगता ये बहुत ही लिमिटेड हो गया इसका हमारा एरिया? कैसा तो होगा नहीं कि जो कास्टिंग तैयार करो बहुत ही सिंपल शेप का हमेशा हो, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है. क्लियर है? इसके बाद एक और आपका ऑप्शन दिया हुआ है स्प्लिट पैटर्न. क्या दिया हुआ है, स्प्लिट पैटर्न. स्प्लिट पैटर्न कहने का मतलब क्या है कि जो पैटर्न है, हम, है ना, मान लीजिए ये कोई ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए ऐसा कोई ऑब्जेक्ट है. ठीक है, तो हम स्प्लिट पैटर्न में क्या करेंगे, इस तरह के पैटर्न को दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे. ठीक है, दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे, या आप ऐसा समझ लो कुछ इस तरह का हमारा कोई है पैटर्न. ठीक है,
इस तरह का पैटर्न को, अगर इस तरह का कोई पैटर्न है, ठीक है, इस तरह का कोई पैटर्न है, तो उसे हम लोग जब निकालेंगे, इस तरह के पैटर्न को जब निकालने में क्या होगा, बहुत क्या होगा, डिफिकल्ट होगा। तो हम क्या करते हैं, इस पैटर्न को क्या करेंगे, उसको हम लोग दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे। इस पैटर्न को क्या करेंगे, दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे, ठीक है, स्प्लिट पैटर्न में। उससे क्या होगा कि आधा ये चला जाएगा, आधा ये चला जाएगा, दोनों को आधा आधा जो रहेगा, हाफ हाफ पोर्शन को निकालना आसान हो जाएगा, जबकि पूरे को निकालना हमारे क्या होगा, हमारे लिए डिफिकल्ट होगा। तो ये समझ में आया आपको, एक स्प्लिट पीस पैटर्न होता है। अब इसी के जैसा एक और होता है मैच, क्या होता है, मैच प्लेट पैटर्न। क्या होता है, मैच प्लेट पैटर्न, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो क्या है, हमारा मैच प्लेट पैटर्न। कि जो मैच प्लेट पैटर्न है ना, ये हमारा क्या है, मास प्रोडक्शन के लिए यूज होता है। किसके लिए यूज होता है, मास प्रोडक्शन के लिए। आप कहोगे से मास प्रोडक्शन के लिए क्यों यूज होता है, ठीक है। देखो ये बिल्कुल क्या होता है ना, मैच पैटर्न स्प्लिट पैटर्न के जैसा ही है, बस वो एक स्टेप फर्दर है। अब कहो कैसे, अब इसको ध्यान से देखना, ठीक है। ये हमारा क्या था, ये हमारा है स्प्लिट पैटर्न। अब देखिए मैच प्लेट पैटर्न में क्या होता है कि हम जिसको जो डिवाइड कर रहे होते हैं ना, तो हाफ हाफ क्या करते हैं, उसके नीचे एक प्लेट लगा देते हैं। हम क्या करते हैं, ये कुछ ऐसा है, ठीक है, तो इसके नीचे एक पूरा क्या है, एक प्लेट लगा देंगे, ठीक है। और बाकी जो नीचे हाफ है उसके ऊपर क्या करेंगे, एक प्लेट लगा देंगे, है ना, एक प्लेट ला देंगे। आप कहोगे सर ये प्लेट लगाने से फायदा क्या है। देखो प्लेट इसलिए लगा रहे हैं ना, प्लेट इसलिए लगा रहे हैं ताकि जब हम इन दोनों को ज्वाइन करें, हमें एक्चुअली में करना क्या, हाफ हाफ पोर्शन रखना भी तो है। जब हाफ हाफ पोर्शन रखेंगे तो हम क्या करेंगे, इसको एक एग्जैक्ट पोजीशन पर रखना होता है। इसको क्या करेंगे, एक एग्जैक्ट पोजीशन पर रखने के लिए, तो एग्जैक्ट पोजीशन पर रखने के लिए इस प्लेट की मदद लेंगे। क्या आप इसको ऐसे देख सकते हो कि जब हम इसको इस तरीके से रखेंगे, ठीक है। अब ये एग्जैक्ट शेप में आया है कि नहीं आया है, इसके लिए क्या करते हैं, यहाँ पे डबल पिन लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं, डबल पिन, ठीक है। तो ये डबल पिन की मदद से हम क्या करते हैं, इसको एग्जैक्ट पोजीशन पे रख पाते हैं, वो भी बिल्कुल ही कम समय में। जब हम क्या करना है, हमको इसको प्लेट को मैच नहीं करना है, हमें बस डबल पिन को मैच कर लेना है। डबल पिन को क्या करना है, मैच करना है। इस आसानी से क्या हो गया, हम लोग इसको प्लेस कर पा रहे हैं पैटर्न को। मतलब कोई कम्प्लेक्स शेप का ऑब्जेक्ट है, कोई क्या है, कम्प्लेक्स शेप का ऑब्जेक्ट है, ठीक है, उसको हम क्या कर सकते हैं, स्प्लिट कर दिए और हमें फास्ट क्या करना है, मास प्रोडक्शन। मास प्रोडक्शन क्या है, टाइम को बचाना है, समय को बचाना है। उसके लिए क्या करना है, इसको पोजिशनिंग करने के लिए हमें इस डबल पिन को प्लेस कर देते हैं। एक पिन ऊपर रहेगा, एक पिन नीचे रहेगा, उसको क्या करना है, आपस में उसको क्या करना है, प्लेस कर देना है डबल पिन की मदद से, है ना। तो इस तरीके से करने से क्या होता है कि हमारा कम्प्लेक्स शेप का पैटर्न में तैयार कर पाते हैं और बहुत ही कम समय में कर पाते हैं। यही वजह होता है कि मास प्रोडक्शन के लिए हम लोग मैच प्लेट पैटर्न का इस्तेमाल करते हैं। उसमें एक और है आपका स्केलेटल पैटर्न। क्या है हमारा, स्केलेटल पैटर्न। स्केलेटल पैटर्न क्या होता है, अगर कोई एक ऑब्जेक्ट जो है, ठीक है, वो बहुत ही लार्ज है, बहुत क्या है, बहुत लार्ज है, और उसका पैटर्न बनाने का खर्च बहुत ज़्यादा आ रहा है, तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, स्केलेटल का यूज करते हैं एज ए पैटर्न, ताकि हमारा जो खर्च पैटर्न में वो कम हो जाए। तो मेनली इसका इस्तेमाल क्या करेंगे, बहुत ही लार्ज साइज के ऑब्जेक्ट में, ठीक है। तो हमारा जो क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, उसका आंसर हो जाएगा मैच प्लेट पैटर्न इज यूज्ड फॉर द मास प्रोडक्शन, ठीक है। समझ आया पहला क्वेश्चन। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन जो फ्लैश हो रहा है आपके स्क्रीन पे है, ठीक है, उसे रीड कीजिए क्या लिखा हुआ है और खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है, द परमिएबिलिटी इन सैंड कैन काउज विच ऑफ द फॉलोइंग डिफेक्ट इन कास्टिंग। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि जब लो परमिएबिलिटी होती है, जब हम लोग सैंड कास्टिंग कर रहे होते हैं, ठीक है, तो उसमें जो लो, अगर वहाँ पे लो है ना, लो परमिएबिलिटी होगी, तो हमारा क्या होगा, क्या होगा उसके कारण, है ना, कौन से हमारा क्या आएगा,
उसका कारण कौन सा डिफेक्ट आएगा, उसके कारण कौन सी प्रॉब्लम आएगी, ठीक है, वो हमें डिस्कस करना है। तो आपका जो पहला क्वेश्चन था, तो पहला क्वेश्चन का आंसर आपको पता है क्या था? पहला क्वेश्चन का आंसर 1 था। जो फर्स्ट क्वेश्चन था उसका आंसर क्या था? आपका 1। ये सेकंड क्वेश्चन है। तो सेकंड क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा आपका ब्लो होल, ठीक है, क्या होगा? ब्लो होल्स। अब देखिए ब्लो होल क्यों होगा, अब इस चीज को समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं परमिएबिलिटी को। परमिएबिलिटी होता क्या है, ठीक है। जब आपको पढ़ा रहे थे कि सैंड कास्टिंग होती है, ठीक है, तो मैंने क्या बताया था कि उसके अंदर जो कैविटी के अंदर जब मोल्टेन मेटल को पॉर करते हैं तो उस मोल्टेन मेटल में क्या होगा, बहुत सारी डिजॉल्व्ड गैसेज होती हैं, एयर होती हैं, और डिजॉल्व्ड गैसेज और एयर जब वो क्या जो सॉलिडिफाई हो रहा होता है तो वो क्या चाहती है, वो चाहती है वो एयर, वो डिजॉल्व्ड गैसेज वो बाहर जाना चाहते हैं। कहाँ जाना चाहते हैं? बाहर की तरफ जाना चाहते हैं। अगर 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 उसकी परमिएबिलिटी अच्छी है तो गैसेस क्या होंगे, आराम से बाहर चली जाएंगी। अगर उस है ना सैंड मोल्ड की परमिएबिलिटी अच्छी नहीं है तो गैसेस आसानी से बाहर नहीं जा पाएंगी, वो अंदर ही अंदर क्या हो जाएंगे, ट्रैप हो जाएंगे। अंदर ही अंदर क्या हो जाएंगे, ट्रैप हो जाएंगे। और क्या करेंगे कि वो एक ऐसा पाथ क्या करेंगे, एक बहुत ही फाइन पाथ ढूंढ लेंगी बाहर जाने के लिए, ठीक है। और वही जो फाइन पाथ ढूंढ लेती हैं कास्टिंग के अंदर बाहर जाने के लिए, उसे क्या बोल देते हैं हम लोग, ब्लो होल्स बोल देते हैं, ठीक है। तो ब्लो होल जनरली किसके द्वारा किया जाता है? वो बहुत ही छोटे छोटे हाइड्रोजन हो गया है ना, और हाइड्रोजन गैस को निकालना क्या करेगा, बहुत ही फाइन पाथ निकाल लेगा, अब ब्लो होल्स कर लेगा, है ना। तो ब्लो होल्स होती कहाँ पे, हमारे कास्टिंग के अंदर होती है। क्यों कास्टिंग के अंदर होती हैं? क्योंकि जब वो सॉलिडिफाई हो रहा होता है तो क्या होती है, उस ऑब्जेक्ट की वो जो सैंड मोल्ड है क्या होती है, वो गैसेज को बाहर जाने नहीं देता है। तो परमिएबिलिटी समझ में आ गया कि परमिएबिलिटी इज द एबिलिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट टू एस्केप द गैसेज। परमिएबिलिटी इज द एबिलिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट टू एस्केप द गैसेज। बाहर जाने के लिए क्या है, उसको अलाउ करती हैं। जितना ज्यादा अलाउ करेंगे हम बोलेंगे उस ऑब्जेक्ट की परमिएबिलिटी उतनी ज्यादा है। समझ में आ गया? क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि परमिएबिलिटी लो है, परमिएबिलिटी लो है। परमिएबिलिटी लो का कहने का मतलब क्या हो गया कि वो बाहर जाने नहीं दे रही है, नहीं दे रही है, मतलब गैसें अंदर ट्रैप हो रहे हैं। जब गैसें अंदर ट्रैप हो जाएंगे, जब क्या होंगे, हमारे गैसेज जो है ना, ये हमारा क्या था, इसमें मोल्टेन मेटल भरा हुआ है, मोल्टेन मेटल भरा हुआ है। ये मोल्टेन मेटल जो गैसेज है वो बाहर जाना चाहती हैं, नहीं जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो है ना, ये जो सैंड मोल्ड है इसकी परमिएबिलिटी, इसकी ये सैंड मोल्ड की परमिएबिलिटी कैसी है, लो है। अब कहोगे सर परमिएबिलिटी लो कैसे हो सकती है, एग्जांपल दीजिए। अगर आपका ये ग्रेन जो सैंड है अगर बहुत ही फाइन ग्रेन्स का बना हुआ हो तो उसकी परमिएबिलिटी क्या हो जाएगी, लो हो जाएगी। क्योंकि सर कैसे, अगर फाइन ग्रेन्स का बना हुआ होगा ना तो जो एयर गैप होगा, दो सैंड के बीच का जो गैप होगा ना, वो गैप बहुत ही कम होगा। क्योंकि सर नहीं समझ में आया, अरे ऐसे देख लो, बड़ा बड़ा ग्रेन्स लिए है ना, देख लो बड़े बड़े ग्रेन्स ले लिए, तो आपको नहीं दिख रहा है कि बड़े बड़े ग्रेन्स में जो गैप बन रहा है, ये जो गैप है वो बहुत ही ज़्यादा बन रहा है। अगर यही ग्रेन्स, ये जो ग्रेन्स है इसकी अगर हम छोटे छोटे कर दें, छोटे छोटे कर दें, छोटे छोटे कर दें, मैंने क्या किया, फाइन कर दिया ग्रेन्स को, क्या कर दिया मैंने, फाइन कर दिया। फाइन करने का मतलब क्या हो गया, साइज को छोटा कर दिया। अब जो गैप्स इतने बड़े बड़े थे जो कि मतलब क्या गैसेज को अलाउ कर रहे थे एस्केप करने के लिए, तो क्या होगी, इसकी परमिएबिलिटी अच्छी होगी, लार्ज साइज ग्रेन्स की, कोर्स ग्रेन की। ये फाइन ग्रेन्स के अंदर आपको दिख रहा होगा कि ये जो गैप है ना, गैप ये बहुत ही क्या है, कम है, तो इसकी परमिएबिलिटी क्या हो जाएगी, लो हो जाएगी। कहने का मतलब क्या है कि फाइन ग्रेन्स की परमिएबिलिटी लो होती है। क्लियर हो गया? और ये जो हमारा कोर्स ग्रेन है उसकी परमिएबिलिटी
हाई होती है, ठीक है। इसी पर हम लोग एक परमेबिलिटी टेस्ट भी करते हैं, ठीक है। बाकी जो इसका जो सारा डिस्कशन हमारा क्या है, जो मैंने पढ़ाया है ना, उसमें बहुत डिटेल उसमें डिस्कशन भी किया है कि कैसे इसकी टेस्टिंग करते हैं, ठीक है। और एक सैम्पल ऑब्जेक्ट लेते हैं हम लोग। चलिए, तो समझ में आ गया। तो लो परमेबिलिटी में क्या होगा, हमारा ब्लो होल्स बनेंगे, ठीक है। अब इसमें एक और चीज़ है जिसके क्या है हमारा रफ सरफेस। इस कास्टिंग के अंदर रफ सरफेस, ये जो है ना, ये हमारा कास्टिंग है। ये कास्टिंग के अंदर इसका रफ सरफेस, क्या ये रफ सरफेस परमेबिलिटी के कारण आता है क्या? नहीं। तो रफ सरफेस किसके कारण आता है? तो रफ सरफेस जो है उस ये जो यहाँ पे जो सैंड लगा हुआ है ना, ये सैंड उसके कारण आता है। इस रफ सरफेस से बचने के लिए हम लोग क्या करते थे, यहाँ पे एक फेसिंग सैंड लगाते थे। क्या करते थे? फेसिंग सैंड लगाते थे। सब फेसिंग सैंड समझ में नहीं आता है। अरे बहुत ही फाइन ग्रेन्स समझो, जो आपका पाउडर यूज करते हो ना, वैसा समझो, वो ऐसा फाइन ग्रेन्स है ना। तो वही इस तरह का हम लोग क्या करते हैं, फेसिंग सैंड यूज करते हैं। फेसिंग सैंड के अलावा और क्या यूज करते हैं, कोक का यूज करते हैं। कोक का यूज करने से क्या होगा हमारा, जब ये मोल्टेन मेटल अंदर जाएगा, जब मोल्टेन मेटल अंदर जाएगा तो कोक जो रहेगा ना, कोक वो क्या होगा, बर्न करेगा। जब कोक बर्न करेगा वो CO2 छोड़ेगा, और यहाँ पे जो लेयर है वो एक CO2 का लेयर बना लेगा। उस वजह से क्या होगा, ये जो सैंड है वो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में नहीं आएंगे, किसके, कास्टिंग के। बीच में क्या आएगा, फाइन लेयर ऑफ CO2 रहेगा। तो सरफेस क्या हो जाएगा, स्मूथ हो जाएगा। अगर वो सैंड डायरेक्ट कांटेक्ट में आ जाए हमारे मोल्टेन मेटल के, तो सरफेस कैसा देता है, रफ सरफेस देता है। क्लियर है यहां तक? चलिए, ऑप्शन एक और है आपका, वो है हॉट टियर। तो हॉट टियर किस वजह से होता था? हॉट टियर किस वजह से होता है? हॉट टियर होता क्या है, देखिए, हॉट टियर जो है ना हमारा, वो नॉन यूनिफॉर्म सॉलिडिफिकेशन की वजह से होता है, ठीक है। कहने का क्या मतलब है कि अंदर का जो है, जो किनारे किनारे वाला है ना, जो साइड साइड का कॉर्नर है, इसको हम लोग बाहर निकाल लेते हैं। ये हमारा आ गया, ठीक है। तो ये जो साइड साइड का जो कॉर्नर है ना, ये बहुत जल्दी ठंडा हो जाएगा, जबकि अंदर के क्या होगा, बहुत देर से ठंडा होगा। तो यहाँ पे क्या हो रही है, नॉन यूनिफॉर्म कूलिंग हो रही है। तो ये जो नॉन यूनिफॉर्म कूलिंग होती है ना, इसी की वजह से क्या होते हैं हमारा, इसी वजह से क्या होता है हमारा, क्रैक्स आ जाते हैं। क्या हो जाते हैं यहाँ पे, क्रैक्स आ जाते हैं, नॉन यूनिफॉर्म कूलिंग की वजह से। इसी से बचने के लिए क्या करते हैं, चिल्स एंड पैडिंग का इस्तेमाल करते हैं। बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है आपके, है ना, यूनिवर्सिटी में, कि हॉट टियर जो है उससे बचने के लिए कौन सा उपाय करेंगे, है ना, कौन सा मेथड का इस्तेमाल करेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, चिल्स एंड पैडिंग का इस्तेमाल करेंगे। कहने का मतलब, बगल में क्या लगा, मेटल लगा देते हैं। बगल में क्या लगाते हैं, मेटल लगा देते हैं, ठीक है। बगल मेटल लगा देने से क्या होता है, हमारा मेटल आ जाने से क्या होगा, बगल में हमारा क्या होगा, कूलिंग रेट बढ़ जाएगी, कूलिंग रेट बढ़ जाएगी। जो वहाँ पे कूलिंग रेट कम था, वहाँ पे कूलिंग रेट बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, अलग से जो इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल, चिल्स का इस्तेमाल करते हैं, है ना, पैडिंग का इस्तेमाल करते हैं। तो कूलिंग रेट क्या होगा, लगभग क्या होगा, यूनिफॉर्म हो जाएगा। तो हमारा क्या होगा, वो हॉट टियर से बच जाएगा। समझ आया आपको? यहाँ पे एक और चीज़ होता है, ड्रॉप। तो मैंने जो कास्टिंग डिफेक्ट पढ़ाया था उसमें एक और चीज़ बताया था, डर्ट एंड ड्रॉप। डर्ट एंड ड्रॉप में क्या होता है कि यहाँ कोई बालू जो है, ठीक है, जब मैंने इसको क्या किया, मैंने क्या किया, कैविटी को बनाया, है ना, मैंने क्या किया, यहाँ पे जो है पैटर्न रखा था, पैटर्न को निकालने के बाद जो कैविटी बच जाता है। तो कैविटी क्या होती है, बहुत बार क्या होता है, हम रैमिंग जो है, रैमिंग प्रॉपर नहीं करते हैं। प्रॉपर रैमिंग नहीं करने की वजह से क्या होता है कि यहाँ पे जो होते हैं ना, लूज सैंड होते हैं, लूज सैंड होते हैं। लूज सैंड होने की वजह से क्या होता है, एक सैंड जो है ऊपर से नीचे गिर जाएगा। जो ऊपर से नीचे गिर जाएगा ना सैंड, तो होगा क्या, तो जो बाद में जो हमारा कास्टिंग बनेगा कुछ इस शेप का ऐसा बन जाता है। ठीक है, तो इसी को डर्ट एंड ड्रॉप बोल देते हैं। इसमें क्या बोलते हैं, डर्ट एंड ड्रॉप, है ना, ये क्या बोलते हैं, डर्ट एंड ड्रॉप। समझ आया आपको? ये ऐसा शेप क्यों हो गया, अरे क्योंकि यहाँ से एक छोटा सा एक पार्टिकल सैंड का वो टूट के गिर गया, तो खाली स्पेस बन गया, तो एक्स्ट्रा मेटल यहाँ पे आ गया, वही सैंड यहाँ पे आ गया, तो यही सैंड जो है यहाँ पे आ गया, है ना, वही सैंड क्या हो गया हमारा यहाँ पे आ गया, तो यहाँ पे मोल्टेन मेटल तो पहुँच नहीं पाएगा, तो इस तरह का शेप बना लेगा। इसी को डर्ट एंड ड्रॉप बोलते हैं। ठीक है,
तो आपको यहाँ से क्या होगा, सेकंड क्वेश्चन में आपको जो है परमेबिलिटी समझ में आ गया और बाकी ऑप्शंस क्या हैं वो भी समझ में आ गया, साथ ही साथ आपका एक रिवीजन हो गया। ठीक है, कुछ कुछ टॉपिक्स का क्लियर है यहाँ पर। चलिए हम लोग देखेंगे थर्ड क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन नंबर थर्ड आपके स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा है, ठीक है, उसे रीड कीजिए क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर थर्ड कह रहा है द पावर कंजम्पशन इन मेटल कटिंग इज मेनली ड्यू टू, जब पावर कंजम्पशन होता है हमारा कटिंग के दौरान, जब मशीनिंग कर रहे होते हैं, है ना, जब हम क्या करेंगे इसकी मशीनिंग कर रहे होते हैं, इसके क्या होता है बहुत सारे फोर्सेज लग रहे होते हैं, और जो बहुत सारे फोर्सेज जो लग रहे होते हैं उसमें क्या होगा, हमारे अलग अलग फोर्सेज के कारण अलग अलग पावर कंजम्पशन होगा, लेकिन उसमें हमारा मेजर कंट्रीब्यूशन किसका है। ठीक है, तो उसमें जो हमारा मेजर कंट्रीब्यूशन होता है वो होता है टेंजेंशियल कटिंग फोर्स के कारण, है ना, टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ द फोर्स के कारण। तो आपका जो थर्ड का आंसर होगा वो क्या होगा, हमारा फर्स्ट। आप कहोगे ठीक है सर कैसे, तो आप जो स्पेसिफिक कटिंग स्पेसिफिक एनर्जी पढ़ रहे होगे, है ना, जो स्पेसिफिक एनर्जी पढ़ रहे होगे, जो स्पेसिफिक एनर्जी कंजम्पशन पढ़ रहे होगे वो क्या होता है हमारा पावर पर यूनिट मटेरियल रिमूवल रेट। तो वहाँ पे आपने देखा होगा कि जब हम स्पेसिफिक एनर्जी कंजम्पशन निकालते हैं तो वहाँ हम लोग किसका निकालते हैं, कटिंग फोर्स लेते हैं, और क्या लेते हैं हम लोग, वेलोसिटी लेते हैं, कटिंग फोर्स इंटू वेलोसिटी लेते हैं। ठीक है, और अदर फोर्सेज को हम लोग वहाँ पे कंसीडर नहीं कर रहे होते हैं। क्यों, क्योंकि मेजर जो एनर्जी कंजम्पशन हो रहा होता है वो किसके द्वारा होता है, हमारा कटिंग फोर्स के कारण, है ना, वही हमारा क्या टेंजेंशियल फोर्स हो गया, वही क्या हमारा टेंजेंशियल फोर्स हो गया। और ये जो कटिंग फोर्स है, ये जो यहाँ पे जो ये जो कटिंग फोर्स हो गया, वही जब जब सिलेंडर का केस आएगा, वही क्या आएगा, जब सिलेंडर का केस आएगा तो वही जो नीचे से जो फोर्स लगेगा वही टेंजेंशियल फोर्स होगा। समझ आ रहा है आपको चीज। चलिए, तो ये जो पावर है वो पावर क्या आएगा हमारा एफ सी इंटू वी सी। ठीक है, और भी पावर आता है वो क्या आते हैं हमारे एफ एस इंटू वी एस। और पावर क्या आती है हमारी, वो होता है एफ फ्रिक्शन फोर्स के कारण, और क्या होगा ये फ्रिक्शनल फोर्स इंटू चिप फ्लो वेलोसिटी, है ना, उसकी वजह से जो एक पावर आएगा, एक क्या आएगा शियर वेलोसिटी इंटू शियर फोर्स के मल्टीप्लाई करें उसकी वजह से पावर आएगा। तो पावर हमारा क्या होता है सारे फोर्स की वजह से आता है, लेकिन जो मेजर कंट्रीब्यूशन होता है वो हमारा टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ द फोर्स की वजह से होता है। यानी जो कटिंग कंपोनेंट है, जो कटिंग एक्चुअल में जो फोर्स से कटिंग हो रही है उस फोर्स के कारण जो पावर आता है उसे यही क्या होता है हमारा मेजर कंट्रीब्यूशन होता है पावर कंजम्पशन में। थोड़ा लॉजिकल भी है क्योंकि सारा फोर्स हम लोग क्या जो कटिंग में जो है ना जो कटिंग कर रहा होगा वहीं क्या होगा मेजर फोर्स होगा, है ना। जब आप न्यूमेरिकली बनाओगे तो आप देखोगे आपका मोस्ट ऑफ द टाइम या 99% आपको क्या दिखेगा कि जो कटिंग फोर्स है वही क्या है आपका ज़्यादा है। ठीक है, टेंजेंशियल फोर्स मतलब जो टेंजेंशियल फोर्स है वही आपका क्या है ज़्यादा है। ठीक है, तो यहाँ से क्या समझ में आया कि जो टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ द फोर्स है वो मेजर कंपोनेंट है किसका, पावर का, पावर कंजम्पशन का। आप इसको एक मतलब याद कहाँ से कर सकते हो, जो स्पेसिफिक एनर्जी कंजम्पशन पढ़े थे वहां से इस चीज को रिकॉल कर सकते हो। जो स्पेसिफिक है ना वो क्या होता है हमारा जो स्पेसिफिक एनर्जी कंजम्पशन होता है, स्पेसिफिक एनर्जी कंजम्पशन होता है तो उसमें क्या होता है हमारा हम क्या बहुत सारे फोर्सेज होते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं वहाँ पे पावर बाई मटेरियल रिमूवल रेट लिखते हैं। तो यहाँ पे जो पावर लेते हैं ना, ये पावर लेते हैं, कौन सा पावर लेते हैं, वो कटिंग पावर ही लेते हैं। अदरवाइज क्या करते हैं हम लोग इग्नोर कर देते हैं। क्यों, कि इसके रेस्पेक्ट में उसको क्या है कम है। ठीक है, समझ आया आपको। तो जो आपको थर्ड क्वेश्चन है उसका आंसर क्या हो जाएगा आपको, उसका आंसर हो जाएगा टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ द फोर्स। चलिए जल्दी से आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्लैश हो रहा है आपके स्क्रीन पे, है ना, उसे स्टडी कीजिए क्या लिखा हुआ है। तो अगला जो क्वेश्चन है वो आपका ये कहता है कि इन ऑर्थोगोनल कटिंग टेस्ट द कटिंग फोर्स इज 900 न्यूटन, द थ्रस्ट फोर्स इज 600 न्यूटन एंड द चिप शियर एंगल इज 30 डिग्री। चिप शियर एंगल इज 30 डिग्री। देखिए यहां से आपका क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, कटिंग फोर्स दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 900 न्यूटन, और क्या दिया हुआ आपका थ्रस्ट फोर्स दिया हुआ है, कितना दिया हुआ आपका 600 न्यूटन।
आपका क्या दिया हुआ है, शियर एंगल दिया हुआ है। शियर एंगल कितना दिया हुआ है, 30 डिग्री। पूछ क्या रहा है आपसे, शियर फोर्स पूछ रहा है ना, चिप शियर फोर्स, यानी आपसे शियर फोर्स पूछा जा रहा है। देखिए यहां से अगर निकालना हो तो ये कहां से निकलेगा, तो ये मर्चेंट सर्कल डायग्राम से इस चीज को हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो वहां से एक डिराइव किया हुआ एक कॉन्सेप्ट है जो मैं आपको ये भी बताने जा रहा हूं कि यहां से आप क्या कीजिएगा, एक एक्स वाई का डायग्राम लेते हैं। ठीक है, एब्सिसा ऑर्डिनेट का डायग्राम लेते हैं। उसी तरह से हम क्या करेंगे, यहां पे एब्सिसा पे हम लोग एक कटिंग फोर्स लेंगे और हम लोग ऑर्डिनेट पे एक क्या ले लेंगे, हम लोग थ्रस्ट फोर्स ले लेंगे। क्लियर है? क्यों ले सकते हैं, क्योंकि जब मर्चेंट सर्कल डायग्राम पढ़ेंगे तो हम लोग देखते हैं कि जो कटिंग फोर्स होता है और जो थ्रस्ट फोर्स होता है वो आपस में क्या होता है, 90 डिग्री पे होता है ना। तो ये चीज हमारा सही है। जब वहां से एक और चीज आप देखोगे, वहां से एक और चीज देखोगे, कहोगे क्या सर, वहां से है ना, कि मैं आपको बनाऊंगा, मैं आपको मर्चेंट सर्कल डायग्राम बनाकर दिखाऊंगा, है ना। वहां से एक और चीज देखोगे कि जो कटिंग फोर्स है उससे हमारा जो शियर फोर्स है वो कैसा होता है, फाई एंगल से है ना, फाई एंगल पे होता है। कैसा होता है हमारा, फाई एंगल पे होता है। ठीक है, तो यहां से एक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि हम इस एफ एस को एफ सी और एफ टी के टर्म में लिख सकते हैं। हम इस एफ एस को एफ सी और एफ टी के टर्म में लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, ध्यान से देखिएगा कि एफ एस इज इक्वल टू क्या, एफ सी कॉस फाई, एफ सी कॉस फाई। और चूंकि ये हमारा क्या है, ये पॉजिटिव ऊपर की तरफ, ये हमारा नीचे की तरफ क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। इसको हम क्या कहते हैं, माइनस एफ टी लिख सकते हैं, माइनस एफ टी। ये कितना है, 90 माइनस, ये कितना है, 90 माइनस फाइव है, तो फिर क्या लिख सकते हो, साइन फाइव लिख सकते हो, तो एफ टी साइन फाइव। इसको आप एक फॉर्मूले के रूप में भी लिख सकते हो, याद कर सकते हो। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि अगर आपका एफ सी एफ टी दिया हुआ है तो एफ एस निकालना है, इस फॉर्मूले को रट लो। मैं तो कहता हूं इस फॉर्मूले को रटने की जरूरत ही नहीं है, आप बस एक मर्चेंट सर्कल डायग्राम याद रखो, एक रिलेशन याद रखो एफ सी का एफ टी का, और उससे क्या होता है, हमारा शियर फोर्स होता है वो एफ सी से कैसा होता है, फाई एंगल पे होता है। ठीक है, बस इस चीज को याद रखना है। ये चीज तो आप खुद यहां से लिख सकते हो इस चीज को। आपको अगर सर आप 12 मर्चेंट सर्कल डायग्राम बोल रहे हो, मुझे याद नहीं आ रहा, कोई बात नहीं है, आइए सभी याद आ जाएगा। सबसे पहले क्या होता था हमारे यहाँ पे, ये टूल होता था। इस टूल से क्या होता था हमारा, यहां पे एक शियर फोर्स, सॉरी क्या आता है, फ्रिक्शनल फोर्स आता है। और इस फ्रिक्शनल फोर्स पे हमारा क्या आएगा, एक 90 डिग्री आएगा। और ये क्या हमारा रिजल्टेंट आर है, ये क्या हमारा फ्रिक्शनल फोर्स है, ये नॉर्मल है, और नॉर्मल फोर्स है, ये हमारा क्या रिजल्टेंट आर है। ठीक है, यहां से एक और चीज आता है, एक आता है कटिंग फोर्स, या है ना, कटिंग फोर्स। और यहां पे एक ड्रॉप होता है हमारा, थोड़ा सा क्या होगा, इस कटिंग फोर्स के हमारे 90 डिग्री पे ड्रॉप होगा। क्या ड्रॉप होगा 90 डिग्री पे, थ्रस्ट फोर्स एफ टी। तो ये हमारा एफ टी हो गया, और ये हमारा क्या हो गया, ये थ्रस्ट फोर्स है। टेंजेंशियल फोर्स मत समझ लेना, थ्रस्ट फोर्स है ये, जो क्या रेडियल लग रहा है, रेडियल लग रहा है। ठीक है, ये थ्रस्ट फोर्स है, ये हमारा क्या है, कटिंग फोर्स है एफ सी। ठीक है, यहां से एक और चीज आपको याद रखना है कि जो एफ सी है, ठीक है, यहां से एक फोर्स आता है, ये रहा, ये हमारा जो है वो शियर फोर्स है। ये हमारा क्या है, शियर फोर्स है। ये जो शियर फोर्स है, ये जो शियर फोर्स है ना, ये शियर फोर्स कितना एंगल बना रहा है, फाई एंगल बना रहा है। किसके साथ, कटिंग फोर्स के साथ। किसके साथ, कटिंग फोर्स के साथ। अब क्या करना है आपको, है ना, ये आपका क्या, ये एफ एन आ गया,
जो कि 90 डिग्री है एफएस के साथ, शियर फोर्स के साथ। अब आप यहाँ से देख सकते हो कि आप मैंने भी यही चीज़ तो किया। आप ध्यान से देखो, ये एफसी को मैंने उठाकर यहाँ रखा है, एफटी को उठाकर यहाँ रखा है, और ये जो है बस इस वेक्टर को उठाकर यहाँ रख दिया है ना। इस वेक्टर को उठाकर बस इस तरीके से रख दिया है। ध्यान से देखिएगा, यही तो फाई बना रहा है ना, ये भी तो फाई बना रहा है। क्लियर है? तो वहां से आप क्या कर सकते हो, इस डायग्राम को निकाल सकते हो। बस आपको क्या करना है, ये जो मर्चर्ड सर्कल डायग्राम है उसका याद रखना है। आप यहां से इसको ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, यहां से बेसिक कॉन्सेप्ट बता देता हूं जो लोग यहां पे गलती कर देंगे। ठीक है, आप यहां से फ्रिक्शन फोर्स भी निकाल सकते हो। आप यहां से क्या कर सकते हो, फ्रिक्शन फोर्स भी निकाल सकते हो। ये एफ सी है, ये एफ टी है, ध्यान दीजिएगा। फ्रिक्शन फोर्स जो है वहां पे कैसा, इस डायरेक्शन में है। फ्रिक्शन फोर्स कैसा, इस डायरेक्शन में है। लेकिन जब इस फिगर को आप बनाओगे ना, जब यहां बनाओगे तो फ्रिक्शन फोर्स और नॉर्मल फोर्स का डायरेक्शन को उल्टा कर देना। नॉर्मल फोर्स का डायरेक्शन कैसा है, कुछ इस तरीके का है। ये हमारा फ्रिक्शनल फोर्स है। लेकिन जब आप ये वाला फिगर बनाओगे तो इसमें क्या करना है, आपको फ्रिक्शन फोर्स ये लेना है और नॉर्मल फोर्स ये लेना है। ठीक है, अब आप ध्यान से देखिएगा कि यहाँ पे जो है, ये जो है इसके साथ ये रेक एंगल अल्फा बना रहा होता है। तो ये जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो परपेंडिकुलर के साथ, ये इसके साथ ये है ना, ये परपेंडिकुलर इसके साथ कितना एंगल बना रहा है, अल्फा बना रहा है। तो यहां से आप क्या लिख सकते हो, यहां से फ्रिक्शनल फोर्स को क्या लिख सकते हो, तो आप जो है ये जो नॉर्मल फोर्स है, ध्यान दीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ठीक है, यहां से आप फ्रिक्शनल फोर्स को क्या लिख सकते हो, आप लिख सकते हो एफ सी साइन अल्फा प्लस एफ टी कॉस अल्फा। इस चीज को आप लोग नोट कर लोगे, इस चीज को आप लोग नोट कर लोगे। भले ही आपका ये सेशन चल रहा है प्रीवियस क्वेश्चन का, मगर इसके साथ बहुत सारे कॉन्सेप्ट मैं एक साथ आपको बता दे रहा हूं। ठीक है, यहां से आप एन को क्या लिख सकते हो, आप यहां से ये अल्फा, ये 91 अल्फा, तो यहां ये भी अल्फा, तो आप क्या लिख सकते हो, एफ सी कॉस अल्फा, एफ सी कॉस अल्फा माइनस एफ टी साइन अल्फा। आपको क्या किया जाएगा ना, ये सब याद करवा दिया जाएगा ना। अब कहेगा इसी चीज को रट लो, इसको क्या कर लो, आप लोग रट लो, मेमोराइज कर लो। मेमोराइज करने की जरूरत ही नहीं है, बस डायग्राम का भी याद रखो। डायग्राम भी याद रखने की जरूरत नहीं है, बस इस मर्चर्ड सर्कल डायग्राम को याद रखो। क्लियर है यहाँ तक? चलिए हम लोग पढ़ेंगे अब नेक्स्ट। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा हमारा, हमने इतना तो सॉल्व कर लिया, इस क्वेश्चन को सॉल्व भी कर लेते हैं ना। कॉन्सेप्ट तो सारा देख लिया हमने, हमें निकालना है क्या, एफ एस निकालना है। तो अब क्या यहां पे क्या है हमारा, एफ सी कितना है हमारा 900, एफ सी क्या हमारा 900 कॉस 30 माइनस एफ टी कितनी है हमारी 600 कॉस, यहां पे क्या सॉरी साइन है ना, साइन 30, ये कितना आ जाएगा 900√3/2 माइनस 600 मल्टीप्लाई 1/2। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा 479.4 479.4 न्यूटन। क्लियर है यहां तक? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका 3, 4 का आंसर क्या हो जाएगा आपका 3। क्लियर है? चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, उसको रीड कीजिए क्या लिखा हुआ है कि इन द ग्राइंडिंग व्हील ऑफ, वो जो टर्म लिखा हुआ क्या आपका, वो ग्राइंडिंग व्हील स्पेसिफिकेशन लिखा हुआ है। ठीक है, A60G7B23। ठीक है, और इसमें पूछ रहा है कि उस ग्राइंडिंग व्हील स्पेसिफिकेशन में B क्या है, B क्या है। तो यहां से क्या है, ग्राइंडिंग व्हील स्पेसिफिकेशन क्या है वो आपको मालूम होना चाहिए। ध्यान से देखिए क्या लिखा हुआ है आपका, ये लिखा हुआ A60G7B23।
ठीक है, तो यहां से हम क्या करेंगे, तो इस 23 को भूल जाएंगे। और ये जो 5 टर्म है ना, इसको ध्यान से देखिएगा। ये क्या होता है, हमारा एब्रेसिव्स होता है ना। ये क्या होता है, हमारी एब्रेसिव्स होती है। ये हमारा क्या होता है, ग्रेन साइज होता है। एब्रेसिव्स, ग्रेन साइज, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चर। या इसको ग्रेड भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ग्रेड। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चर बोल देते हैं। और ये जो बी, ये जो है, ये इसको बोल देते हैं बॉन्ड। ठीक है, तो हम लोग ये क्या करेंगे, इस पर सारे पे फोकस नहीं करेंगे, सारे के ऊपर फोकस नहीं करेंगे, हम सिर्फ किसका फोकस करेंगे, बॉन्ड के ऊपर फोकस करेंगे। और देखिएगा, ये बॉन्ड कितने तरह का होता है। ठीक है, ये जो बॉन्ड है, ये जो बॉन्ड है, वो हम लोग 5 तरह के पढ़ते हैं ग्राइंडिंग में। कौन कौन से, उसे हम लोग वर्ब्स के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, वर्ब्स के नाम से जानते हैं। अलग अलग बॉन्ड अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक के लिए, अलग अलग तरह के वर्कपीस के लिए यूज किया जाता है। वी से होता है विट्रीफाइड बॉन्ड। विट्रीफाइड बॉन्ड वो कैसा होता है, ग्लास का बना होता है, बहुत ही ब्रिटल होता है। क्लियर है। ई से होता है हमारा सेलेक्ट बॉन्ड। आर से होता है हमारा रबर बॉन्ड। रबर बॉन्ड कैसा होगा, सॉफ्ट बॉन्ड होगा। बी से होता है हमारा रेजोइड बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड होगा हमारा, वो रेजिनॉइड बॉन्ड। और एस से क्या होगा, सिलिकेट बॉन्ड। क्लियर है। तो आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, आपसे पूछा जा रहा है ये बी की मतलब कि कौन से बॉन्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो वो रिप्रेजेंट कर रहा है हमारा रेजिनॉइड बॉन्ड को। ठीक है, यहां से क्लियर हो गया हमारा। जो 5 नंबर है ना, या आप इसको ई कर सकते हो, ए बी सी डी ई, है ना। तो आपको वो क्या है, आपका फर्स्ट है। ठीक है, चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे एफ की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि लेथ बेड इज यूजुअली मेड ऑफ, मतलब जो लेथ बेड हम लोग इस्तेमाल करते हैं वर्कशॉप में, जो हम लोग लेथ का मशीन होता है उसके नीचे क्या लेथ का बेड लगाते हैं, है ना। उस मशीन के ऊपर नीचे क्या लगाते हैं, ऐसा तो है नहीं कि लेथ मशीन को डायरेक्ट हम लोग जमीन पर रख देंगे, उसके एक प्लेटफॉर्म के ऊपर रखते हैं, जिसे हम लोग क्या करते हैं, मशीन बेड इन जनरल बोलते हैं। तो लेथ का जो मशीन बेड है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, लेथ बेड। और वो जो लेथ बेड है वो किस चीज का बना होता है, वो जो लेथ बेड है वो किस चीज का बना होता है, हमें ये जानना है। तो लेथ बेड जो है वो किस चीज का बना होता है, तो वो जो लेथ बेड है ना, वो जो लेथ बेड है वो हमारा बना होता है कास्ट आयरन का। किसका बना होता है, कास्ट आयरन का। क्लियर है, आता है किस चीज का बना होता है, वो कास्ट आयरन का। तो हमारा जो एफ हो गया, यानी कि हमारा जो छठा हो गया हमारे लिए, उसका आंसर कितना हो जाएगा, कास्ट आयरन है क्या इसमें, कौन सा है, तीसरा नंबर है। अब क्वेश्चन यहां से आपका ये अराज होना चाहिए कि सर सिर्फ कास्ट आयरन का ही क्यों बना होता है, आप स्टील का क्यों नहीं बनाते हो, या अदर कोई कंपोनेंट क्यों नहीं बनाते हो। क्लियर है। तो देखिए, हम उस बेड को क्यों लगा रहे हैं, उस प्लेटफॉर्म को क्यों लगा रहे हैं, हम उसके ऊपर एक मशीन लगा रहे हैं, और मशीन क्या एक फोर्स नीचे की तरफ लगा रहा है। वो कौन सा फोर्स लगा रहा है, वो कंप्रेसिव फोर्स नीचे की तरफ लगा रहा है। तो हमें एक ऐसा कंपोनेंट चाहिए जिसका कंप्रेसिव फोर्स कैसा हो, हाई हो। कंप्रेसिव फोर्स कैसा हो, हाई हो, और उसका क्या हो, डैम्पनेस ज्यादा हो, डैम्पनेस, समझ लो। तो ये जो है ना, ये जो कास्ट आयरन है इसकी हाई कैपेसिटी होती है, मतलब कंप्रेसिव स्ट्रेंथ इसका काफी हाई होता है, और इसके अंदर डैम्पनेस होता है। क्या होता है, डैम्पनेस काफी हाई होता है। इसी की वजह से है ना, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कंप्रेसिव स्ट्रेंथ लिख लो आप।
तो इसी की वजह से हम लोग क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं हम लोग इस चीज को, ठीक है, कास्ट आयरन का। क्लियर है यहाँ तक, समझ में आया क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं लेस आयरन का, और किसी चीज का इस्तेमाल नहीं कर रहे होते हैं। स्टेनलेस स्टील का इस्तेमाल नहीं करेंगे, नॉन फेरस मटेरियल का इस्तेमाल नहीं करेंगे, किसका इस्तेमाल करेंगे, कास्ट आयरन का। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। ध्यान देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ स्ट्रेसेज इज और आर इन्वॉल्व इन वायर ड्राइंग ऑपरेशन। अब ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, क्वेश्चन में कहा जा रहा है वायर ड्राइंग प्रोसेस ऑपरेशन। वायर ड्राइंग ऑपरेशन में करते क्या हैं हम लोग, हम क्या करते हैं वायर ड्राइंग ऑपरेशन में कि एक जो रॉड है ना, एक जो रॉड है वो हम लोग इस तरह से डालते हैं और यहाँ पे एक क्या लगे, एक डाई लगाते हैं और वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, उस डाई है ना, उस डाई के बाहर इस पॉइंट को वहाँ पे अंदर रखते हैं। एक छोटा सा क्या करेंगे, एक रॉड लेंगे, उस रॉड के ऊपर क्या करेंगे, पॉइंट बना लेंगे, उस पॉइंट को क्या करेंगे, एक डाई के अंदर डालेंगे, एक डाई के अंदर डालेंगे और उस साइड से क्या करेंगे, उसको खींचेंगे, उस साइड से क्या करेंगे, खींचेंगे। जब उस साइड से खींच रहे हैं तो क्या होगा, डाई का जो माउथ है ना, डाई का जो वहाँ पे क्या है, बहुत ही रिड्यूस्ड क्रॉस सेक्शन होता है। उस वजह से क्या होता है कि इधर तो थिकनेस काफ़ी ज़्यादा होता है, बाहर क्या होता है, वहाँ पे क्रॉस सेक्शन का बहुत साइज बहुत छोटा होता है और इसको फोर्स लगाते हैं उतने छोटे क्रॉस सेक्शन जब निकलता है तो कैसा होगा, वो थिन वायर में निकलेगा। यहाँ से डालेंगे रॉड, वो थिन वायर में निकलेगा। ऐसा नहीं है, क्रॉस सेक्शन बहुत ही धीरे धीरे करते हैं, है ना, ऐसा नहीं है मतलब बहुत ज़्यादा हाई क्रॉस मतलब कि रिडक्शन करते हैं, नहीं तो ठीक है, मतलब वो मल्टीपल स्टेजेज हम लोग जो वायर ड्राइंग करते हैं मल्टीपल स्टेजेज में कर रहे होते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया। तो कहने का मतलब क्या है कि ये कुछ इस तरह का हमारा डाई होता है। इधर से हम लोग क्या करेंगे, एक रॉड को डालेंगे, ठीक है, इधर से क्या करेंगे, खींचेंगे, ठीक है। तो यहां से क्या कर रहे हैं, इस साइड हम लोग एक टेंसाइल फोर्स लगा रहे होते हैं। अब यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि इधर से रॉड लगा रहे हैं, इधर से हम लोग इसको खींच रहे हैं, तो सिर्फ और सिर्फ एक टेंसाइल फोर्स ही तो लगा रहे हैं इसके ऊपर, और कोई फोर्स लगा रहे हैं क्या, नहीं, कोई शियर फोर्स नहीं, कोई कंप्रेसिव फोर्स नहीं। समझ में आया आपको, तो सिर्फ और सिर्फ क्या करते हैं हम यहाँ पे टेंसाइल फोर्स लगा रहे होते हैं। क्लियर है। तो याद रखना कि वायर ड्राइंग ऑपरेशन में लोग क्या करते हैं, सिर्फ और सिर्फ टेंसाइल फोर्स लगा रहे होते हैं, ओनली टेंसाइल। तुम्हारा क्या हो जाएगा, सातवां, यानी कि जो जी है आपका, है ना, जी का आंसर कितना हो गया आपका 1। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं, ध्यान से पढ़िए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन हमें कह रहा है कि इन रोलिंग प्रोसेस रोलर सेपरेटिंग फोर्स कैन बी डिक्रीज्ड बाय, इन रोलिंग प्रोसेस द रोलर सेपरेटिंग फोर्स कैन बी डिक्रीज्ड बाय। याद को रोलर में क्या होता था, हम लोग दो रोल लेते थे, यहाँ पे प्लेट जाता था और यहाँ से क्या होता था, थिन प्लेट बाहर निकलता था। क्लियर है। अब देखिए, अब यहां पे जो एक रोलर क्या होता है हमारा, ये तो दो रोल्स होते हैं ना, रोल्स के ऊपर एक फोर्स लग रहा होता है जिसको हम लोग रोलर सेपरेटिंग फोर्स बोलते हैं, ठीक है। तो रोलर सेपरेटिंग फोर्स वो फॉर्मूला क्या होता है हमारा, वो क्या होगा, रोलर से है ना, रोलर सेपरेटिंग स्ट्रेस मल्टीप्लाइंग R इंटू डेल्टा H इंटू L, ठीक है। कहने का मतलब क्या है, हम जब फोर्स लगाएंगे एक शियर स्ट्रेस लगाएंगे
और इतने एरिया में, इतने लेंथ में है ना, जो एरिया आएगा इसका यानी इंटू बी, ये हमारा क्या रोलर सेपरेटिंग फोर्स हो जाता है। जो स्ट्रेस लग रहा होगा इस एरिया में और इंटू इसका मतलब ठीक है, इतने दूर में जो स्ट्रेस लग रहा है उस लेंथ में जितना स्ट्रेस लग रहा होगा और इंटू एरिया। और ऐसा तो है नहीं कि ये सिर्फ ये जो है ये रोलर आपका सिर्फ ऐसा है सर्कल है, वो तो क्या एक सिलेंडर फॉर्म में है, तो उसका कुछ ना कुछ क्या एक वृत्त भी होगा, ठीक है। और ये क्या आर इंटू डेल्टा एच और अंडर रूट क्या है, ये हमारा ये जो लेंथ है, ये जो कर्व का जो लेंथ है वही क्या है हमारा आर इंटू डेल्टा एच अंडर रूट है। अब मुझे ये बताइए कि ये जो रोलर सेपरेटिंग फोर्स है, ये हमारा जो रोलर सेपरेटिंग फोर्स है वो किस चीज पे डिपेंड कर रहा है? वो सिग्मा पे डिपेंड कर रहा है, आर पे डिपेंड कर रहा है, एच पे डिपेंड कर रहा है और बी पे डिपेंड कर रहा है। और क्वेश्चन हमें क्या बोल रहा है? क्वेश्चन बोल रहा है रोलर सेपरेटिंग फोर्स कैन बी डिक्रीज्ड बाय, इसको कम करना है भाई। कम करने के लिए क्या करना पड़ेगा? ये जो रेडियस है किसका रेडियस है? ये जो आर है वो किसका है? इस रोलर का ही तो है। ये जो आर है वो इस रोलर का ही तो है, या कह सकते इस रोलर का ही तो है रेडियस। तो अगर हम इस आर को कम कर दें, अगर हम इस आर को कम कर दें तो ये एफ क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो कहने का मतलब क्या हो गया कि हम अगर रोलर का रेडियस कम करें, इसका डायमीटर कम करें, सेम बात है। अगर रोलर का डायमीटर को कम करते हैं तो रोलर सेपरेटिंग फोर्स हमारा क्या होता है? कम हो जाता है, ठीक है। इसका एक और एक लॉजिक, ठीक है, ये तो आपको न्यूमेरिकल फॉर्म में दिख गया है ना, वो तो समझ आ गया कि अगर फिजिकल इसका इंटरप्रिटेशन करेंगे तो ऐसे कर सकते हैं कि जैसे जैसे हम छोटा छोटा रोलर लेंगे, जब हम छोटा छोटा रोलर लेंगे तो ये एरिया जो है ना, ये जो एरिया है, ये जो एरिया है, ठीक है ना, ये बाहर की तरफ भी निकला हुआ है, ऐसा नहीं समझिए। इस लेंथ, ये जो लेंथ है, ये इस लेंथ इंटू बी, तो ये जो एरिया है ना, ये एरिया अगर हम छोटा छोटा सर्कल लेंगे तो एरिया कम होता चला जाएगा। और चूंकि जो एरिया जो है, सिंस वो जो एरिया है वो कम हो रहा है, उस वजह से क्या होगा? हमारा रोलर सेपरेटिंग फोर्स कम आएगा। तो रोलर सेपरेटिंग फोर्स किस वजह से कम आता है? वो एरिया के कम होने की वजह से आता है। और जैसे हम सर्कल का मतलब सिलेंडर का डायमीटर कम करेंगे तो एरिया ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? वो कम होता चला जाएगा। इस वजह से क्या आएगा? रोलर सेपरेटिंग फोर्स कम होता चला जाएगा, ठीक है। तो देख लेते हैं यहाँ पे आपका जो H है, या मैं यहाँ पे 8 लिख रहा हूं, वो आप पे क्या है? आपका आंसर उसका 1, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, ध्यान से पढ़िएगा। सर क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? क्वेश्चन कह रहा है कि इन स्ट्रेट पोलरिटी वेल्डिंग, इन स्ट्रेट पोलरिटी वेल्डिंग, वेल्डिंग जब मैंने आपको पढ़ाया था तो सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट बताया था आपका वो ये बताया था, है ना। आर्क वेल्डिंग में जब पढ़े थे तो सबसे पहले ये बताया था कि पोलरिटी क्या होती है, स्ट्रेट पोलरिटी क्या होती है, रिवर्स पोलरिटी क्या होती है। उस पोलरिटी के नाम पे यहाँ पर टंगस्टन जो वेल्डिंग होता है उसका नाम होता है ना। चलिए तो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ लीजिए। ऑप्शन क्या कह रहा है कि इन स्ट्रेट पोलरिटी वेल्डिंग इलेक्ट्रोड होल्डर इज कनेक्टेड टू द नेगेटिव एंड द वर्कपीस इज पॉजिटिव। इलेक्ट्रोड होल्डर इज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव एंड द वर्कपीस इज नेगेटिव। वर्कपीस इज पॉजिटिव, होल्डर इज अर्थन एंड द होल्डर इज पॉजिटिव, वर्कपीस इज अर्थन। अब ध्यान से देखिएगा, सबसे बेसिक जो बनाया जाता है आर्क वेल्डिंग में वो क्या बनाया जाता है कि हम लोग क्या लेते हैं? इलेक्ट्रोड को लेंगे, एक इलेक्ट्रोड को लेंगे, एक वर्कपीस को लेंगे, ठीक है। कॉन्सेप्ट ये कहता है कि इलेक्ट्रोड है, ये वर्कपीस है, और यहां से जो इलेक्ट्रॉन है, यहां से हम क्या कर आर्क जनरेट करेंगे। आर्क कहाँ जनरेट करेंगे? इलेक्ट्रोड में। जब इलेक्ट्रोड में आर्क को जनरेट करेंगे, इलेक्ट्रोड में आर्क को जनरेट करेंगे तो यहां से जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन कहां से निकलेगा? इलेक्ट्रोड से इलेक्ट्रॉन निकलेगा और वर्कपीस की तरफ पहुंचेगा। ये जो इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ से निकलेगा, वर्कपीस की तरफ पहुंचेगा और बहुत ही हाई एक्सेलरेशन के साथ स्ट्राइक करेगा। उस वजह से फिर रिटार्डेशन होगा, वो एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाएगा? हीट में। और फर्दर इतना ज़्यादा होगा कि वो यहाँ पे मेटल को मेल्ट कर देगा। ओवरऑल कॉन्सेप्ट समझ में आया कि यहाँ पे क्या आएगा हमारा? ये 2/3 ऑफ डेल्टा एच होगा। कहाँ पे? वर्कपीस के पास। ये कहाँ होगा? 1/3 ऑफ डेल्टा एच होगा। ये सबसे पहले बताया गया था स्ट्रेट पोलरिटी, ठीक है। और चूंकि यहां से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, तो यहां से अगर इलेक्ट्रॉन्स निकल रहा है तो इसका मतलब क्या हो गया कि यहां पे जो है वो क्या है? नेगेटिव है।
यहाँ पॉजिटिव है, ठीक है। अब ये जो इलेक्ट्रोड नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है, उसी वजह से यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स निकल रहा था और कहाँ पहुँच रहा था, ये पॉजिटिव टर्मिनल, सारा यहाँ पे जमा हो गया था। सारा जो पॉजिटिव है ना, पॉजिटिव चार्ज है, सारे यहाँ पे जमा हो गए थे और वो इसको अट्रैक्ट कर रहे थे, है ना। वो क्या करे, इसको अट्रैक्ट कर रहे थे, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से जंप कर कर यहाँ पे आ गया था। तो यहाँ पे क्या आएगा, हमारा पॉजिटिव चार्ज आएगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज से कनेक्टेड है। तो इसीलिए क्या करते हैं, इलेक्ट्रोड जो है हमारा वो कैसा होता है, कैथोड होगा। इलेक्ट्रोड कैसा होगा, कैथोड होगा। और हमारा ये जो वर्कपीस है वो कैसा होगा हमारा, वो एनोड होगा। यानी वर्कपीस हमारा पॉजिटिव से कनेक्टेड रहेगा और एक कैथोड है जो कि हमारा नेगेटिव से कनेक्टेड रहेगा। ये क्या हमारा इलेक्ट्रोड है, ठीक है। समझ आया यहाँ तक? चलिए, वही होता है ना कि यहाँ से इसको मतलब ये क्या करेगा, यहाँ से मेल्ट होगा, यहाँ से क्या करेगा, ये मेल्ट होगा, यहाँ पे क्या करेगा, वेल्डिंग देगा। या अलग से हम लोग क्या करते हैं, रॉड का इस्तेमाल करते हैं। वो रॉड क्या होगा, यहाँ पे हीट के पिघलेगा, यहाँ पे वो डिपोजिट होता चला जाएगा, जिसको फिलर रॉड भी कहते हैं। क्लियर है? चलिए, ये क्लियर हो गया आपका। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोड नेगेटिव वर्कपीस पॉजिटिव, यानी कि आपका 9 मतलब 9 का आंसर या आपका आई का आंसर 1। अब लास्ट क्वेश्चन आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। ध्यान से पढ़िए उसको क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 9 आपका, जो क्वेश्चन नंबर 10 है वो क्या लिखा हुआ आपका कि आर्क स्टेबिलिटी इज बेटर विथ, आर्क की स्टेबिलिटी किसके साथ बेटर है ना। वो एसी वेल्डिंग में, डीसी वेल्डिंग में, या एसी एंड डीसी बोथ, आपको क्या लग रहा है? देखिए, आर्क की स्टेबिलिटी जो है ना वो आपका डीसी वेल्डिंग में बेस्ट होता है। डीसी वेल्डिंग में क्या होगा, आपका बहुत ज़्यादा स्टेबल रहेगा। आर्क की वेल्डिंग जो है वो डीसी वेल्डिंग में बहुत ज़्यादा स्टेबल रहती है। क्लियर है यहाँ तक? तो आप किसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा जे का आंसर 2 या 10 का आंसर 2 हो गया आपका। देखिए, ऐसा होता क्यों है डीसी वेल्डिंग में। देखिए, जैसा ही हम लोग डीसी और एसी वेल्डिंग में क्या अंतर है, हमारा घर का जो सप्लाई है, हमारे घर का जो सप्लाई वो एसी है, ठीक है। वहां पे क्या है ना, वहां पे क्या आएगा, जो मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेज जो है वो काफ़ी ज़्यादा होती है किसमें, एसी में। उस वजह से क्या आएगा, वहाँ पर आर्क को स्टेबल रहने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी। क्लियर है यहाँ तक? और क्या है कि हम जब एसी वेल्डिंग यूज करेंगे तो वहाँ पे क्या होगा, पोलरिटी लगा बार बार क्या होगी, इसकी पोलरिटी चेंज करेगी, मतलब कि डायरेक्शन चेंज कर रहा है, बार बार डायरेक्शन क्या हो रहा है हमारा, चेंज कर रहा है। तो आर्क के स्टेबल रहने में भी क्या होगा, प्रॉब्लम आएगा। डीसी वेल्डिंग में क्या है, पोलरिटी कांस्टेंट है, तो आर्क में क्या आएगा, कांस्टेंट बनेगा, उसकी पोलरिटी चेंज नहीं कर रही है बार बार। समझ में आ रहा है आपको? तो आर्क में क्या आएगा, स्टेबल आएगा। लेकिन समस्या क्या है डीसी वेल्डिंग में, डीसी वेल्डिंग में समस्या यह है कि हमारे सप्लाई में, हमारे घर में सप्लाई एसी है, हम वेल्डिंग करेंगे डीसी से, तो बीच में क्या लगाना पड़ेगा, है ना, एक जनरेटर लगाना पड़ेगा जो क्या करेगा, एसी, है ना। समझ आया आपको? चलिए, और एक और समस्या क्या है कि आप जो है वो आप डीसी से सिर्फ 220 वोल्ट पे यूज कर सकते हो, एसी से कम पे भी आप लोग वेल्डिंग कर सकते हो। ये सब तो थोड़ा बहुत क्या है, फायदा या नुकसान है, दोनों का फायदा दोनों का नुकसान है। लेकिन अगर सिर्फ आर्क स्टेबिलिटी की बात की जाए ना, तो उस केस में हमारा क्या जाएगा, डीसी वेल्डिंग काम करेगा। और जहाँ बहुत ज़्यादा कम है ना, बहुत कम वेल्डिंग करना है, वहाँ पर एसी वेल्डिंग से कम चला लेते हैं। लेकिन बहुत लार्ज स्केल में कहीं वेल्डिंग करना हो तो हम वहाँ पे क्या करते हैं, डीसी सप्लाई का ही यूज करते हैं। ठीक है, तो ये जो आपका डिस्कशन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का जो डिस्कशन है वो आपका यहाँ पे समाप्त होता है। ठीक है, तो क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़िए, रीड कीजिए, आपको सारा डिस्कशन और आपका जितना जो आपका लेक्चर्स है उसको आप गो थ्रू है ना, तो आपका वो कॉन्सेप्ट्स है वो और ज़्यादा क्लियर होंगे। मेरा जो है वो बहुत हद तक उन सारे चीज़ों को रिवाइज करने की मेरी कोशिश रही है। ठीक है, तो बेस्ट ऑफ द लक फॉर द एग्ज़ाम, अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए।